हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम वेव्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एसएचएम कंप्लीट किया था और वेव्स का पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट किया था और वेव्स के पार्ट 1 लेक्चर में हमने स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट लास्ट पे पढ़ा था, ठीक है। और अगर अभी तक आपने ये एसएचएम और वेव्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले ये लेक्चर देख लो, उसके बाद ये वेव्स का पार्ट 2 देखना, ठीक है। ये वेव्स का पार्ट 2 लेक्चर है जिसमें हम सारे के सारे फार्मूले, जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, उन टॉपिक्स के सारे फार्मूले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे, ठीक है। इनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वेव्स का पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि जो फ्री एंड होता है, फ्री एंड को हम एंटी नोड कहते हैं और फिक्स्ड एंड को हम नोड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, लेकिन वो लेंथी लेक्चर हो जाता फिर, इसलिए हमने ये टॉपिक इस लेक्चर में जो है वो पढ़ाने का सोचा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले फंडामेंटल, देखो इस टॉपिक को जनरली डायग्राम के थ्रू समझा जाता है, लेकिन डायग्राम हमारे किसी भी काम की यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में जेडब्ल्यू में डायग्राम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला रखा जाता है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने खाली फार्मूले लिख के लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल मोड की अगर बात करेंगे, फंडामेंटल मोड कह लो या फिर फंडामेंटल टोन कह लो, एक ही बात है, या फिर फंडामेंटल ओवरटोन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल टोन भी कहते हैं या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें एक ही सेगमेंट होता है। कितने सेगमेंट्स होते हैं? एक सेगमेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो लेंथ का फार्मूला होता है, एल बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 के। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ होती है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ होती है, ठीक है। आपने याद रखना है कि फंडामेंटल ओवरटोन को हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। इसमें वन सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो लेंथ होती है वो लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होती है। अगर फ्रीक्वेंसी f1 की बात करते हैं, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये बराबर होती है v अपॉन 2l के, ठीक है। जब हम यहाँ पे v का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि v बराबर होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। टी हमारे पास जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, और म्यू यहाँ पे होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे v का फार्मूला रखते हैं यहाँ पे, तो f1 का फार्मूला यहाँ पे बनता है 1/2 अंडर रूट टी अपॉन म्यू, 1/2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम v की बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, l यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, लेंथ बिटवीन नोड एंड नोड, ठीक है। जो हमारे पास दो नोड्स होंगे, दो नोड्स के बीच में जो हमारे पास लेंथ है नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर, उसी को हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये बात कर रहे थे हम फंडामेंटल ओवरटोन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन की। फर्स्ट ओवरटोन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक्स भी कहते हैं। सेकंड हार्मोनिक्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, आपने याद रखना है। अगर इसमें दो सेगमेंट्स होंगे तो लेंथ का फार्मूला होगा 2 इंटू लैम्डा बाई 2, 2 इंटू लैम्डा बाई 2, तो वो लैम्डा के बराबर ही अल्टीमेटली हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि लेंथ का फार्मूला फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक के केस में 2 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी f2 की बात करें तो ये सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक बराबर होती है 2 इंटू f1 के, ठीक है, 2 इंटू f1 के। जब हम यहाँ पे f1 का फार्मूला v अपॉन 2l रख देते हैं तो f2 यहाँ पे निकल के आता है 2 इंटू v अपॉन 2l, ठीक है, 2 इंटू v अपॉन 2l, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड ओवरटोन को हम थर्ड हार्मोनिक्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ओवरटोन की बात करेंगे तो थर्ड ओवरटोन को हम फोर्थ हार्मोनिक्स कहेंगे, फोर्थ ओवरटोन को हम फिफ्थ हार्मोनिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड ओवरटोन की बात करें तो इसको हम थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं। अगर ये थर्ड हार्मोनिक्स है, आपने याद रखना है कि थर्ड हार्मोनिक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 सेगमेंट्स होते हैं। अगर 3 सेगमेंट्स होंगे तो एल का फार्मूला होगा 3 इंटू लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ L इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो f3 बराबर होगा 3 इंटू f1, ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है तो वो बराबर होगी 3 इंटू f1 आप जानते हो v अपॉन 2l के बराबर होता है, तो 3 इंटू v अपॉन 2l ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है nth ओवरटोन। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ ओवरटोन होता है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ओवरटोन होता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे nth ओवरटोन की अगर यहाँ पे बात करें तो nth ओवरटोन जो होता है वो n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर हमारे पास 6 है यहाँ पे, तो हम कहेंगे सिक्स्थ ओवरटोन है। सिक्स्थ ओवरटोन को हम n+1 हार्मोनिक कहेंगे, यानी कि 6 + 1 दैट इज 7। तो सिक्स्थ ओवरटोन को हम 7th हार्मोनिक कहेंगे, ठीक है। तो आपने समझना है यहाँ पे कि nth ओवरटोन को हम n+1 हार्मोनिक कहेंगे, ठीक है। अगर n+1 हार्मोनिक है तो इसमें जो सेगमेंट्स होंगे वो n+1 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, n+1 सेगमेंट्स होंगे। अगर हम एक सेगमेंट की बात करते हैं तो एक सेगमेंट के अंदर
एक एंड पे नोड होता है, दूसरे एंड पे भी नोड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें, देखो लेंथ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो लेंथ ऑफ nth ओवरटोन या फिर लेंथ ऑफ n+1 हार्मोनिक बराबर होता है n+1 लैम्डा अपॉन 2, n+1 लैम्डा अपॉन 2। और फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे बात करें, देखो अगर हमारे पास nth ओवरटोन है तो हमने nth फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है, हमने n+1 फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्योंकि nth ओवरटोन होता है n+1 हार्मोनिक, हमने हार्मोनिक को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 की क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, दैट इज इक्वल टू n+1 इंटू f1। और n+1 यहाँ पे एज इट इज रख लो, f1 बराबर होता है v अपॉन 2l। तो इस तरीके से यहाँ पे n+1 हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकल के आती है n+1 इंटू v अपॉन 2l, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि ये n+1 हार्मोनिक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास nth हार्मोनिक होगा, nth हार्मोनिक कहने का मतलब फॉर एग्जांपल 9th हार्मोनिक होगा, ठीक है, 9th होगा, 10th होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अगर n+1 ना होके nth हार्मोनिक होगा तो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बराबर होती है fn इज इक्वल टू n इंटू f1, ठीक है, fn इज इक्वल टू n इंटू f1, ठीक है। आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n इंटू f1, ठीक है, n इंटू f1। अगर यहाँ पे f1 की वैल्यू डालें तो ये निकल के आएगा n इंटू v अपॉन 2l, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोनोमीटर। सोनोमीटर और अभी तक जो हमने ये फार्मूले पढ़ लिए फ्रीक्वेंसी के, कहीं ना कहीं ये सेम है, ठीक है। बस एग्जाम में कभी कभी सोनोमीटर वर्ड यूज करेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के अंदर सोनोमीटर वर्ड यूज किया जाएगा और फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो सेम फार्मूला लगेगा, बस कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, जो हमने नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े, इसकी फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, जो कुछ भी हमने पढ़ा सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस वो सोनोमीटर यहाँ पे ये जो है यूज करेगा वर्ड और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सोनोमीटर के केस में फ्रीक्वेंसी f बराबर होती है 1/2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू, 1/2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू। l आप जानते हो लेंथ होता है, t यहाँ पे टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, और म्यू यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, जिसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अंडर रूट टी अपन म्यू को हम v कहते हैं। तो अगर हम यहाँ इसकी जगह v डालें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकल के आता है v अपॉन 2l, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल के अंदर सोनोमीटर वर्ड यूज करके कैसे पूछेगा, ठीक है। कहेगा क्वेश्चन में बताएगा कि इफ वायर ऑफ सोनोमीटर इज, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी तक नीट में पूछे गए हैं, तो मैंने इसी टाइप से यहाँ पे लिख के लाया, ठीक है। इफ वायर ऑफ सोनोमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय टेंशन t, ठीक है, कह रहा है कि अगर सोनोमीटर की वायर को टी टेंशन से, टेंशन क्या होती है, ये एक टाइप की फोर्स होती है, ठीक है, अगर टी टेंशन से इसको स्ट्रेच किया जा रहा है तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी वो सेम होगी 1/2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू। बस यहाँ पे आपने टी का जो टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा टेंशन टी, इसकी वहाँ पे वैल्यू दी, ठीक है, तो यहाँ अपने टी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, और अगर बाकी डेटा भी दिया हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे रख लेना, आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साउंड वेव। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव जब हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे ऑर्गन पाइप आ गया, उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट आ गया, और डॉपलर्स इफेक्ट मेरे ख्याल में टोटली साउंड वेव पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम साउंड वेव को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऑर्गन पाइप को कंप्लीट करेंगे। अगर मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा वेव्स कंप्लीट करता, लेकिन वो आप ही के लिए डिफिकल्टी होगी, ठीक है, और वो काफ़ी लेंथी चैप्टर, लेंथी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, और देखने में भी उस लेक्चर को दिक्कत आएगी, ठीक है। और उसमें से वैसे तो मैं एक टॉपिक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट, एक जितने भी फार्मूलाज है, एक फार्मूला भी अभी तक मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम साउंड वेव की अगर बात करें, देखो साउंड वेव आप जानते हो, इसका बेसिक आपने 9th से पढ़ते आए हो, इसका बेसिक। साउंड वेव एक टाइप की लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, क्या ये याद रखना। साउंड, जैसे लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव होती है। वहीं अगर हम साउंड वेव की बात करें तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। साउंड वेव जनरली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप इंफ्रासोनिक वेव होती है। इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी किसी साउंड वेव की होगी तो उस साउंड वेव को हम इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। ऑडिबल वेव, जो साउंड वेव हम सुनते हैं, जो हमें सुनाई देता है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें सुनाई देती है और उसी को हम ऑडिबल वेव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्ट्रासोनिक वेव की अगर यहाँ पे बात करें तो अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी 20K हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा
जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी ना वो अल्ट्रासोनिक वेव कहलाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लाइट वेव की बात करें, देखो वैसे इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है लाइट वेव का इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करा लूंगा साउंड वेव के साथ इसका, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिख के लाया। देखो लाइट वेव की बात करें, ये हम इस ऑप्टिक्स में भी पढ़ लेंगे और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा लाइट वेव के बारे में। लाइट वेव एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। और लाइट वेव की जो वेलोसिटी होती है गिलास के अंदर वो ज़्यादा होती है लाइट वेलोसिटी इन लिक्विड से, और वो ज़्यादा होती है लाइट वेलोसिटी इन सॉलिड से, ठीक है। देखो ग्लास के अंदर जो लाइट वेव की वेलोसिटी होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? लिक्विड के अंदर जो वेलोसिटी होती है लाइट वेव की, और वो ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर जो वेलोसिटी होती है लाइट वेव की। अब अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिक्विड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड के अंदर होती है वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि लाइट वेव की वेलोसिटी जो है वो ग्लास के अंदर ज़्यादा क्यों है, लिक्विड के अंदर कम क्यों है और सॉलिड के अंदर कम क्यों है। ये डिपेंड करता है कि इन सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम साउंड वेव की यहाँ पे बात करें तो साउंड वेव के केस में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स के अंदर होती है, उससे कम वेलोसिटी लिक्विड्स के अंदर होती है, और उससे कम वेलोसिटी गिलास के अंदर होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखो आगे हमने 2-3 इक्वेशंस पढ़नी है, ठीक है। प्रेशर वेव इक्वेशन पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन पढ़नी है, और डेंसिटी वेव इक्वेशन पढ़नी है। वो समझने के लिए आपने एक लाइन याद रखनी है कि साउंड वेव जो होती है ना ये ट्रेवल करती है ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन, ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन मीडियम में होता है, डेंसिटी वेरिएशन मीडियम में होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है मीडियम के अंदर, उसकी वजह से ही साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है। और एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना कि साउंड वेव जो होती है वो जनरली रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन की वजह से ट्रेवल करती है। वैसे यहाँ पे हमारे काम का ये नहीं है यहाँ पे रियर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है, इस पर हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स मैंने आपको बताया ना कि साउंड ट्रेवल करती है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, प्रेशर की वजह से, प्रेशर वेरिएशन की वजह से, और डेंसिटी वेरिएशन की वजह से। तो ये जो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, डेंसिटी, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं की हमने वेव इक्वेशन यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन हमारे पास होता है S = A sin kx - ωt, ठीक है। A यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, K यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर है। लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल डिटेल में हमने इस पे चर्चा की थी, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, T यहाँ पे टाइम है, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद प्रेशर वेव इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रेशर वेव इक्वेशन में आपने याद रखना है डेल्टा P बराबर होता है माइनस डेल्टा P0, ये माइनस डेल्टा P0 है, ठीक है। माइनस डेल्टा P0 cos kx - ωt, ठीक है। डेल्टा P = माइनस डेल्टा P0 cos kx - ωt। जब हम यहाँ पे cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है डेल्टा P = डेल्टा P0 sin kx - ωt माइनस π/2। ये कैसे आया? ये आपने बेसिक मैथ्स में बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे इसके बारे में पढ़ा होगा कि cos को साइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो एंगल कौन से, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो ये हमने इस बेसिक मैथ्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है, यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल से यहाँ पे याद रखना है कि प्रेशर वेव इक्वेशन होती है डेल्टा P = डेल्टा P0 sin kx - ωt माइनस π/2, ठीक है। यहाँ पे ख्याल रखना डेल्टा P यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है। डेल्टा P0 यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड भी इसको कहते हैं, या फिर मैक्सिमम प्रेशर कह लो, या फिर मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कह लो, ठीक है। यहाँ पे K मैंने आपको बताया, ओमेगा बताया, π/2 यहाँ पे क्या है? फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो डेल्टा P0 की अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड कह लो या फिर मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कह लो। ये एक वैल्यू होती है, डेल्टा P0 एक वैल्यू होती है, और डेल्टा P0 बराबर होता है बीटा इंटू K इंटू A की, ठीक है। बीटा इंटू K इंटू A की, ठीक है। जो डेल्टा P0 होता है दैट = बीटा इंटू K इंटू A, ठीक है। और बीटा यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। K यहाँ पे वेव नंबर होता है, वेव नंबर कह लो या फिर एंगुलर वेव नंबर कह लो, एक ही बात है, 2π/λ के बराबर होता है, ठीक है। और A यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस है ना, या आगे हम जब डेंसिटी वेव इक्वेशन की बात करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं जनरली इनको ग्राफ के जरिए समझा जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्राफ समझने बैठें तो 30 से 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। और इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, मेन फार्मूले, मेन कॉन्सेप्ट, मेन इक्वेशंस बता रहे हैं, ठीक है। तो जो काम का है, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे वही लेके आया हूँ, ठीक है। ग्राफ की हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ठीक है। अब देखो
जो फेज डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में वो π/2 का होता है। मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। देखो मैंने इस इक्वेशन को, ये जो डेल्टा पी का इक्वेशन कॉस में है, इसको साइन में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी साइन में है, तो पहले फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने इसको साइन में एक्सप्रेस करना है। जब हम इसको साइन में एक्सप्रेस करते हैं उसके बाद ही हमें फेज डिफरेंस का पता चलता है। तो जब हमने इसको साइन में एक्सप्रेस किया तो एस और डेल्टा पी का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 निकल के आया, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव इज π/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेंसिटी वेव इक्वेशन। देखो डेंसिटी वेव इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो प्रेशर वेव इक्वेशन है, जिस तरीके से प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेव इक्वेशन जिस टाइप की होती है, डेंसिटी वेव इक्वेशन भी उसी टाइप की होती है। कहने का मतलब है कि डेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है लाइक प्रेशर। जिस तरीके से प्रेशर वेरी करता है उसी तरीके से आपका डेंसिटी भी वेरी करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो साउंड होती है वो कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन की वजह से ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। कंप्रेशन जब होता है उस टाइम पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, डेंसिटी उस टाइम पे मैक्सिमम होती है। जिस टाइम पे रियर फ्रैक्शन होता है उस टाइम पे प्रेशर मिनिमम होता है, डेंसिटी भी मिनिमम होती है, ठीक है। अब देखो आपने ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, इसको हम डेंसिटी वेव इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। डेल्टा फाई नॉट, सॉरी डेल्टा रो है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलती से बोल दिया डेल्टा फाई, तो ये डेल्टा रो है। डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस π/2। हमारे पास जो डेल्टा रो यहाँ पे है ये चेंज इन डेंसिटी है, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कि डेंसिटी प्रेशर के साथ वेरी करती है, तो जो वेरिएशन आता है उसको हम चेंज कहते हैं, ठीक है। तो जो चेंज इन डेंसिटी है उसको हम यहाँ पे डेल्टा रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा रो नॉट की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा पी नॉट मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर है, उसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा रो नॉट मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी है, ठीक है। के क्या है, ओमेगा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो डेल्टा रो नॉट यहाँ पे वैल्यू है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डेल्टा पी नॉट एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है बीटा इंटू के, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा रो नॉट भी एक वैल्यू है जो मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी होती है और वो बराबर है रो इंटू के इंटू ए, ठीक है। तो डेल्टा रो नॉट इज इक्वल टू रो इंटू के इंटू ए। यहाँ पे ख्याल रखना डेल्टा रो नॉट यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर डेंसिटी वेरिएशन देख रहे हो या जिस मीडियम में आप वेलोसिटी ऑफ साउंड देख रहे हो उस मीडियम की जो डेंसिटी है उसको यहाँ पे मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। के यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साउंड जो होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड जो होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ पे मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और v बराबर होता है अंडर रूट ई अपान रो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपान रो। ई जो यहाँ पे है ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। आपने याद रखना है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपान रो, ई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस आते हैं हमारे पास। सबसे पहला केस जो है वो है गैसेज और लिक्विड्स। जब गैसेज और लिक्विड्स की बात की जाए उस टाइम पे जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई होता है वो बराबर होता है बल्क मॉडुलस बीटा के, ठीक है। गैसेज या फिर लिक्विड्स के केस में इलास्टिसिटी जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, वो बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, यानी बीटा के बराबर होता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे ई की जगह बीटा लिखते हैं तो वी का फार्मूला निकल के आता है अंडर रूट बीटा अपान रो, ठीक है। अंडर रूट बीटा अपान रो, ठीक है। ये गैसेज या फिर लिक्विड्स के केस में होता है, ठीक है। बीटा यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें या फिर रॉड की बात करें, ठीक है, कोई भी सॉलिड क्वेश्चन में दिया होगा या फिर रॉड क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, उस केस में जो इलास्टिसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो गामा के बराबर होता है। गामा यानी यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में और जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है वहां पे बिल्कुल डिटेल में वहां पे हमने समझाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड या फिर रॉड के केस में ई जो होता है वो गामा के बराबर होता है, यानी यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी v का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ गामा अपान रो, ठीक है। अंडर रूट ऑफ गामा अपान रो, गामा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है और रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ साउंड को अपने अपने नजरिए से देखा, ठीक है। सबसे पहले हमारे न्यूटन आए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन
जो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर होती है वो क्या होती है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने कहा कि जो साउंड होती है वो एयर के अंदर आइसोथर्मली चलती है, ठीक है। जो साउंड होती है वो एयर के अंदर आइसोथर्मली चलती है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलती है, ठीक है। किस पे चलती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलती है। तो यही यहाँ पे भी लिखा है कि साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। तो जब आइसोथर्मली साउंड ट्रेवल करती है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो जो बीटा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, जो बल्क मॉडुलस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, हम जानते हैं कि वो प्रेशर पी के बराबर होता है। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बीटा होता है, बल्क मॉडुलस होता है, वो प्रेशर पी के बराबर होता है। तो जब इस फार्मूले में v इक्वल टू अंडर रूट बीटा अपन रो, फार्मूले में जब हम बीटा की वैल्यू p के बराबर, प्रेशर के बराबर रखते हैं, तो वेलोसिटी v का फार्मूला, स्पीड ऑफ साउंड v का फार्मूला निकल के आता है अंडर रूट पी अपान रो, ठीक है। पी अपान रो, पी यहाँ पे प्रेशर है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे p क्या है, प्रेशर है, रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, और v यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, कहाँ, ईयर में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। जब हम स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी ईयर का देखा जाएगा और डेंसिटी भी ईयर की देखी जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर ऑफ ईयर जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, या फिर 1 एटमॉस्फेयर कह लो। हमने यहाँ पे पास्कल में लेना है तो हम यहाँ पे पास्कल लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ईयर जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, और डेंसिटी ऑफ ईयर जो होती है वो 1.29 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। जब हम यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर का की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, डेंसिटी इन एयर और प्रेशर इन एयर की वैल्यू रखते हैं इस फार्मूले में, तो जो वेलोसिटी, जो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर निकल के आती है वो होती है 280 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इसको देखा गया ये एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग निकला, ठीक है। जब न्यूटन साहब ने ये फार्मूला बताया स्पीड ऑफ साउंड का, और स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले में प्रेशर की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू रखी गई, तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकल के आई 280 मीटर पर सेकंड। जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली होती कितनी है ईयर के अंदर, तो वो रॉन्ग निकली, ठीक है, वो इससे मैच नहीं की, ठीक है। जो स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली देखी गई वो 280 के साथ मैच नहीं की गई, ठीक है, वो इसके साथ मैच नहीं हुई। कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली ये रॉन्ग हुआ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू रॉन्ग निकली, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लाप्लेस। क्या नाम था, लाप्लेस। अब हमने देखना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू लाप्लेस। इसी कॉन्सेप्ट में, इसी फार्मूले में, इसी कॉन्सेप्ट में इस दूसरे साइंटिस्ट ने, लाप्लेस ने करेक्शन की, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ी सी करेक्शन की इसी कॉन्सेप्ट में, और इसलिए इसको हम कहते हैं लाप्लेस करेक्शन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू लाप्लेस, आल्सो यू कैन कॉल इट लाप्लेस करेक्शन, ठीक है। तो जो लाप्लेस ने कहा कि जो साउंड होती है वो एयर के अंदर चलती है एडियाबैटिकली, ठीक है। कैसे चलती है, एडियाबैटिकली। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि चेंज इन हीट 0 के बराबर होती है, डेल्टा क्यू 0 के बराबर होता है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर इस हीट की बात करें वो ट्रांसफर नहीं, डेल्टा क्यू जो चेंज इन हीट जो होती है वो 0 के बराबर होती है, इसी को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लैप्लेस की बात करते हैं तो लैप्लेस ने कहा कि साउंड ट्रेवल्स इन एयर एडियाबैटिकली, ठीक है। और जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बीटा होता है, बल्क मॉडुलस होता है, वो गामा इंटू पी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गामा इंटू पी के बराबर होता है, ठीक है, गामा इंटू पी के बराबर होता है, ठीक है। किसका बीटा, किसका बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो न्यूटन ने कहा था कि ये प्रेशर के बराबर होता है, लैप्लेस ने कहा कि ये गामा इंटू पी के बराबर होता है। पी यहाँ पे प्रेशर है, गामा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो हमें पता है कि गामा, यहाँ पे गामा जो है ये यंग्स मॉडुलस नहीं है, बल्कि ये सीपी अपन सीवी का रेशियो है। मैंने गलती से यंग्स मॉडुलस बोल दिया, ये यंग्स मॉडुलस नहीं होता है। तो बीटा बराबर होता है गामा इंटू पी के, गामा यहाँ पे सीपी अपन सीवी का रेशियो होता है। सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में ये समझाया था। सीपी सीवी ये सब कुछ जितने भी फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे फार्मूले मैंने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में बताए थे, ठीक है। तो गामा बराबर होता है सीपी अपन सीवी के, या गामा की वैल्यू होती है 1+2 अपन एफ, 1+2 अपन एफ, एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। देखो जब हम इस फार्मूले में v इक्वल टू, ये तो एक जनरल फार्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट बीटा अपन रो, ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा अपन रो, ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है। लैप्लेस करेक्शन में बीटा की वैल्यू गामा पी जब रखी जाती है तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट गामा पी अपन रो, जो कि एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्ट वैल्यू निकली, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मैच करती है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है उसके साथ मैच करती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि लैप्लेस करेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड v की जो वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ साउंड v की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है अंडर रूट गामा पी अपन रो की, ठीक है, अंडर रूट गामा पी अपन
रो के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गामा ऑफ एयर जो होता है CP/CV का जो रेशियो होता है एयर के अंदर वो 1.4 के बराबर होता है इन केस ऑफ डाई एटॉमिक गैस, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक गैस। और प्रेशर इन एयर मैंने आपको बताया 10⁵ पास्कल होता है। डेंसिटी ऑफ एयर मैंने आपको बताया 1.29 kg/m³ के बराबर होता है। जब ये तीनों वैल्यूज हम इस फार्मूले में रखते हैं, इस वाले फार्मूले में, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकल के आती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड। और याद रखना ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकल के आई है हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड, ये सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई तो ये वैल्यू इस फार्मूले से जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ क्या की, मैच की, ठीक है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इस वैल्यू ने मैच किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और लैप्लेस करेक्शन के केस में जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड निकल के आई, ये दोनों वैल्यूज जो है ये मैच हुई, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है तो 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं जो स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर में, जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं ईयर के अंदर, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये फार्मूले कैसे आए ये आपने इस पे ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि देखो जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा ना अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ये इसी फार्मूले से बाकी फार्मूले भी निकलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सीखना नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ये समझाने में कि ये कैसे आता है, इसलिए आप डायरेक्टली याद रख लो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला, ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड पे। तो वी जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, ठीक है। वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, ठीक है, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। यहाँ से हमें पता चलता है कि वी, यहाँ पे याद रखना एम जो है कैपिटल एम ये मोलर मास है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और गामा मैंने आपको बताया CP/CV होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो वी जो है वेलोसिटी जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, ठीक है। तो ये है फैक्टर, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें V2/V1 तो वो बराबर होगा अंडर रूट T2/T1 के, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला मैंने आपको पीछे ही बता दिया, V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ठीक है। ये लैप्लेस करेक्शन के केस में ये वाला फार्मूला निकल के आया था, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने ये फार्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ठीक है। यहाँ पे V मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड होता है, गामा आपको बता दिया, P यहाँ पे प्रेशर है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे V जो है इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे जो मैंने V लिखा है ये वॉल्यूम नहीं है बल्कि ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चेंज इन प्रेशर की वजह से, ठीक है। चेंज इन प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ेगा, और कैसे फर्क पड़ेगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। देखो ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो हम ड्राई एयर यहाँ पे देखेंगे और मॉइस्ट एयर देखेंगे, ठीक है। जो ड्राई एयर होता है हम जानते हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है मॉइस्ट एयर से, ठीक है। ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, और जब हम इसको आगे कंपेयर करते हैं तो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर ज़्यादा निकल के आती है वेलोसिटी इन ड्राई एयर से, ठीक है। हम जानते हैं कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होता है ड्राई एयर की डेंसिटी से, तो इसलिए मॉइस्ट एयर की वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है ड्राई एयर की वेलोसिटी से। ये क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी और वेलोसिटी, डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एक सेकेंड, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। V का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, तो ह्यूमिडिटी मोर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एंड RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है उसके बीच में और RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम, ये मैंने पीछे आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर हम RMS वेलोसिटी की बात करते हैं, ये आपने KTG में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में ये फार्मूला पढ़ा है कि V RMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन कैपिटल एम।
ठीक है। वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन कैपिटल एम। जब इन दोनों फार्मूलों को हम कंबाइन करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो निकल के आता है वो होता है अंडर रूट गामा अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन आरएमएस वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा अपॉन 3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखो, हमें पता है कि गामा जो होता है वो हमेशा 3 से कम होता है। गामा की जो वैल्यू होती है वो 3 से कम होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से बता सकते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट इस फार्मूले में यहाँ पे लगता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। आरएमएस वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ साउंड का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी फार्मूले स्पीड ऑफ साउंड में आते हैं वो सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन पाइप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ऑर्गन पाइप। देखो, ऑर्गन पाइप हमने ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब इसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग बैचेस में तो इसके लिए डायग्राम बनानी पड़ती है, बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो मेनली इसके फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्गन पाइप एक ओपन ऑर्गन पाइप होती है और दूसरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है। सबसे पहले हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में आपने याद रखना है कि इसका एक एंड जो होता है वो क्लोज्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये एंड जो है वो क्लोज्ड है और ये एंड जो है ये ओपन है। जो क्लोज्ड एंड है इसको हम नोड कहते हैं, और जो ओपन एंड है उसको हम एंटी नोड कहते हैं, उसको आप एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, सबसे जिस तरीके से हमने नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है, जब हम नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था फंडामेंटल टोन, फर्स्ट वर्ड टोन, सिमिलरली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। ठीक है, बस आपने सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल टोन की बात करें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल टोन की बात करें, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। बस डिफरेंस आपने याद रखना है कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, और आगे ओपन ऑर्गन पाइप में क्या पढ़ेंगे, आपने ये याद रखना है। तो फंडामेंटल टोन को हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल टोन के केस में जो लेंथ होती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई भी है। ठीक है, या आपके पास फंडामेंटल टोन के केस में ऐसी डायग्राम बनती है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ एल बराबर होगी लेमडा अपॉन 4 के, वहाँ लेमडा अपॉन 2 के बराबर थी, यहाँ पे लेमडा अपॉन 4 के बराबर है लेंथ। ठीक है, और F1 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, F1 जो है फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू V अपॉन 4L। ठीक है, V अपॉन 4L, V यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करें, फर्स्ट ओवरटोन को हम थर्ड हार्मोनिक्स भी कहते हैं। वहाँ पे हम फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक्स कहते थे, और आगे जब हम ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे वहाँ भी फर्स्ट ओवरटोन को फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन को क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक्स कहेंगे, और सेकंड ओवरटोन को या फर्स्ट ओवरटोन को क्या कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं, और सेकंड ओवरटोन को फिफ्थ हार्मोनिक्स कहेंगे, फोर्थ ओवरटोन को थर्ड ओवरटोन को सेवंथ हार्मोनिक्स कहेंगे, और सिमिलरली आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आपने जो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें आप अगर ये भी याद रखोगे, ये चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको ये सारे के सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट ओवरटोन को हम थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं, तो यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ बराबर होगी 3 इंटू लेमडा अपन 4। ठीक है, L1 मैंने आपको जो फर्स्ट हार्मोनिक का लेंथ था वो मैंने आपको लेमडा अपन 4 के बराबर बताया था, तो थर्ड हार्मोनिक 3 इंटू लेमडा अपन 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने L लिखा है 3 लेमडा अपन 4। ठीक है, और जो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगा 3 इंटू F1। आपने यहाँ पे देखना है कि हार्मोनिक्स कौन सा है, अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो 3 इंटू F1 के बराबर होगा। ठीक है, F1 की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो 3 इंटू V अपन 4L ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ओवरटोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड ओवरटोन को हम फिफ्थ हार्मोनिक्स भी कहते हैं। सेकंड ओवरटोन यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक के केस में लेंथ L बराबर होती है 5 लेमडा अपन 4। ठीक है, 5 लेमडा अपन 4 ये लेंथ का फार्मूला होता है फिफ्थ हार्मोनिक के केस में। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड ओवरटोन की या फिर कह लो फिफ्थ हार्मोनिक की, वो बराबर होती है 5 इंटू F1 के। ठीक है, किसके बराबर होती है, 5 इंटू F1 के बराबर होती है। F1 की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक यहाँ पे निकल के आती है 5 इंटू V/4L, 5 इंटू V/4L। और वहीं अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें, देखो nth ओवरटोन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ओवरटोन हो गया, सिक्स्थ ओवरटोन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने यहाँ पे ये एक जनरल फार्मूला है, ये जो हमारे पास फोर्थ है ना, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, अगर nth ओवरटोन होगा तो nth ओवरटोन के केस में जो हार्मोनिक्स होगा वो 2n+1 हार्मोनिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं सिक्स्थ ओवरटोन है, मान के चलते हैं सिक्स्थ ओवरटोन है, तो 6 2 ×
इंटू 6+1 कितना होता है 13 होता है। तो 13th हार्मोनिक इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम 13th हार्मोनिक्स कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमारे पास nth ओवरटोन यानी 2n+1 हार्मोनिक के केस में जो लेंथ होती है वो होती है 2n+1 λ/4, ठीक है, 2n+1 λ/4, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2n+1 हार्मोनिक जो होती है वो होती है 2n+1 इंटू f1, ठीक है, बराबर होती है 2n+1 इंटू f1, ठीक है। यहाँ पे f1 की वैल्यू डालो और आपके पास ये फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट बताए, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अगली स्लाइड पे ये बताता हूँ। मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है F1 इज टू F2 इज टू F3 इज टू F4 बराबर होता है 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आगे F5 होगा तो यहाँ हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वो होता है F1 इज टू F2 इज टू F3 इज टू F4 इज टू F5 बराबर होता है 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9। यहाँ पे याद रखना है कि इवन हार्मोनिक्स जो है, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग। जैसे यहाँ पे अगर बात करें सेकंड हार्मोनिक्स नहीं है, फोर्थ हार्मोनिक्स नहीं है, सिक्स्थ हार्मोनिक्स नहीं है, किस में नहीं है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपने याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है ओपन ऑर्गन पाइप में कि बोथ एंड्स आर ओपन, ठीक है, दोनों एंड्स जो है वो क्या है, वो ओपन है, ठीक है। देखो अगर दोनों एंड्स ओपन है, ओपन एंड को हम एंटी नोड भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम एंटी नोड कहेंगे, इस पॉइंट को हम एंटी नोड कहेंगे, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप में भी अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक्स कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको हम फर्स्ट नहीं कहेंगे, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट नहीं कहेंगे बल्कि फंडामेंटल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे ये फंडामेंटल टोन लिखना था, फंडामेंटल टोन, और यहाँ पे भी गलती हुई है, आई थिंक यहाँ पे भी गलती हुई है, एक सेकेंड। इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल टोन की बात करें, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में अगर हम फंडामेंटल टोन की बात करें तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। और जो फर्स्ट हार्मोनिक है ना, इसके एक ओपन एंड होता है जिसको हम एंटी नोड कहते हैं, दूसरा भी ओपन एंड होता है जिसको हम एंटी नोड कहते हैं। एंटी नोड से एंटी नोड के बीच में देखो यहाँ पे अगर बात करें इसको हम नोड यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे इसको इनके बीच में जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम नोड कहेंगे, ठीक है। और एंटी नोड से लेकर एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो एल है इन केस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और इन केस ऑफ फंडामेंटल टोन, जो एल होता है वो λ/2 के बराबर होता है, ठीक है। और F1 जो होता है वो V/2L के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि L इज इक्वल टू λ/2 एंड F1 इज इक्वल टू V/2L, ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक्स कहते हैं। इसके केस में फर्स्ट ओवरटोन के केस में L बराबर होता है 2 इंटू λ/2, ठीक है, 2 इंटू λ/2, ठीक है, 2 इंटू λ/2। और फ्रीक्वेंसी F2 बराबर होती है 2 इंटू V/2L, ठीक है, 2 इंटू F1 कह लो या 2 इंटू V/2L कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक के केस में F2 बराबर होता है 2 इंटू F1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू V/2L, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड ओवरटोन की बात करें, सेकंड ओवरटोन को हम थर्ड हार्मोनिक्स भी कहते हैं। थर्ड हार्मोनिक्स के केस में L लेंथ जो होती है वो बराबर होती है 3 इंटू λ/2, ठीक है। अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो 3 λ/2 होगा, ठीक है, 3 λ/2 होगा। और F3 जो होता है वो 3 F1 के बराबर होगा, 3 इंटू F1 के बराबर होगा, और दैट इज इक्वल टू 3 इंटू V/2L, ठीक है। यहाँ पे F1 की वैल्यू डालते हैं तो ये फार्मूला बनता है F3 का 3 इंटू V/2L, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे nth ओवरटोन की बात करें, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में हम nth ओवरटोन को n+1 हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फिफ्थ ओवरटोन है, फिफ्थ ओवरटोन को हम 5+1 यानी सिक्स्थ हार्मोनिक कहेंगे, ठीक है। तो F1 जो है
हम जानते हैं कि F1 जो होता है V/12 होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। F1 क्या होता है, F1 होता है V/12, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर हमारे पास F1 V/12 होता है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ n+1th हार्मोनिक होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ n+1th हार्मोनिक है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक जो होता है, सॉरी, फ्रिक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन जो होता है वो बराबर होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ n+1th हार्मोनिक, ठीक है। और वो बराबर होता है n+1 इंटू F1 के, n+1 इंटू F1 के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन जो होता है वो बराबर होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ n+1 हार्मोनिक के, और वो बराबर होता है n+1 इंटू F1 के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बीट की बात की जाए तो बीट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। बीट जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन PYQs में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने बहुत सारे PYQ इसके देखे हुए हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे बीट की बात करें ना, तो बीट अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बीट पर सेकंड क्या होता है, या फिर नंबर ऑफ मैक्सिमाज पर सेकंड क्या होता है, नंबर ऑफ मिनिमाज पर सेकंड क्या होता है, या फिर बीट फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी एक पॉइंट पूछता है, कभी कभी दूसरे तरीके से पूछता है, कभी कभी तीसरे तरीके से पूछता है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखना कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड अगर होगा उसी का मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमाज पर सेकंड, उसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमाज पर सेकंड नहीं होता है, बल्कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मैक्सिमाज पर सेकंड के, नंबर ऑफ मिनिमाज पर सेकंड के बराबर होता है, और इसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये बराबर होता है F2 माइनस F1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर F2 जो है वो 100 है, मान लीजिए F2 हमारे पास 100 है, अगर हमारे पास F2 जो है 100 है और F1 हमारे पास 95 है, तो 100 में से 95 निकालते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, दैट इज 5, ठीक है। तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी बराबर होता है F2 माइनस F1 का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ F2 माइनस F1। और टाइम पीरियड ऑफ बीट की बात की जाए तो टाइम पीरियड ऑफ बीट बराबर होता है 1 बीट फ्रीक्वेंसी, 1 बीट फ्रीक्वेंसी। और जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं इस फार्मूले में, जब हम इसकी वैल्यू डालते हैं, किसकी वैल्यू डालते हैं, एक सेकेंड, इस फॉर्मूले में जब हम बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालते हैं तो टाइम पीरियड निकल के आता है 1/mod ऑफ F2 माइनस F1, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा रब हो गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे इरेज हो गया है, देख लो। बीट फ्रीक्वेंसी होता है मॉड ऑफ F2 माइनस F1, टाइम पीरियड ऑफ बीट होता है 1 बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब हम यहाँ पे डालते हैं तो टाइम पीरियड निकल के आता है 1/mod F2 माइनस F1, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं PYQs में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसीलिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अगर चाहता तो नहीं लिख के लाता, क्योंकि इस फार्मूले की आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक ना आप इसका न्यूमेरिकल देखोगे, ठीक है। तो मेथड टू सॉल्व बीट क्वेश्चंस, बीट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपने देखना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। देखो बीट के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएंगे उसमें एक अननोन सोर्स होगा। अननोन सोर्स कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, अननोन सोर्स का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दी होगी, ठीक है। वेरिएबल के टर्म में होगी, या फिर फॉर एग्जांपल अननोन सोर्स की आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है। और दूसरा है नॉन सोर्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बीट है, ठीक है। आपने याद रखना है कि बीट जो होता है ये F2 माइनस F1 होता है, ठीक है। मान लीजिए नॉन सोर्स को हम F2 मान लेते हैं, अननोन सोर्स को हम F1 मान लेते हैं, तो अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी माइनस नॉन सोर्स की फ्रीक्वेंसी, या नॉन सोर्स की फ्रीक्वेंसी माइनस अननोन की फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने लेना है, तो वो बराबर होगा बीट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बीट वो बराबर होगा बीट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट समझना, एक है अननोन सोर्स, एक है नॉन सोर्स, और यहाँ पे बीट है, ठीक है। अगर बीट यहाँ पे 5, जो यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज किए, यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर यूज किया है और एक ब्लैक कलर यूज किया है। जहां पे मैंने ब्लैक कलर यूज किया है ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये भी टेक्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे नहीं होगा, बल्कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और इसीलिए मैं आगे भी एक न्यूमेरिकल लिख के लाया हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है बीट का क्वेश्चन। तो जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखे हैं ये क्वेश्चन में दिया होगा, और यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू कलर में लिखा है ये आपने निकालना है, फाइंड आउट करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं मेथड लिख के लाया हूँ, ठीक है। हमें पता है कि बीट जो होता है वो F2 माइनस F1 होता है। मान लीजिए आपके पास बीट, इनिशियल बीट 5 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है
कि इस फ्रिक्वेंसी को नो इस सोर्स इस वाली सोर्स की वहाँ पे नोन या अननोन वर्ड यूज नहीं करेगा, वहाँ डायरेक्टली बताएगा कि एक सोर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और दूसरा सोर्स है जिसका फ्रिक्वेंसी न्यू है, हम यहाँ पे न्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम इनको कंबाइन करते हैं, जब हम इनको एक दूसरे के साथ साउंड करते हैं तो ये 5 बीट देता है। ये कितनी बीट्स देता है? 5 बीट्स देता है। अब यहाँ पे 5 बीट्स कहने का मतलब क्या है? अगर 5 बीट्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ना ही तो ये 5 बीट्स कैसे आएगा, ना ही तो F2 माइनस F1 आएगा, ना ही तो F1 माइनस F2 आएगा, इसी से आएगा ना 5 बीट्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये अगर 200 है, अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 5 कैसे आएगा? ना ही तो यहाँ पे 205 होगा, ना ही तो यहाँ पे 195 होगा, क्योंकि जब हम 205 में से 200 निकालते हैं तो हमारे पास 5 आता है, और जब हम 200 में से 195 निकालते हैं तो हमारे पास 5 निकल के आता है। और बीट क्या होता है? F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2। तो हमने इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से ये माइनस करना है, हमारे पास बीट निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपने समझना है कि फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी, ठीक है। तो 205 और 195 हमारे पास पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। उसके बाद आपसे कहेगा कि ये इंक्रीज होके 420 तक पहुंच जाती है, और ये वाली जो है अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी डबल होके 2 न्यू हो जाती है, डबल होके 2 न्यू हो जाती है। और ये जब इनको एक साथ साउंड करते हैं तो ये 10 बीट की फ्रीक्वेंसी देता है, कितनी, सॉरी 10 बीट्स देता है। कितनी बीट्स देता है? 10 बीट्स देता है। तो अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है भाई कि यहाँ पे 10 बीट्स कैसे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 420 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ना ही तो 430 होगी, ना ही तो 410 होगी, तब जाके बीट्स 10 आएगी, तब जाके बीट्स जो है वो कितनी आएगी? तब जाके 10 बीट्स आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 430 में से माइनस करते हैं 420 तो 10 बीट्स निकल के आती हैं। 420 में से 410 माइनस करते हैं तो 10 बीट्स निकल के आती हैं। पॉसिबल तो दोनों है, 430 भी पॉसिबल है, 410 भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि राइट एग्जैक्ट वैल्यू है कौन, ठीक है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो म्यू है वो डबल हो रही है, यहाँ से म्यू जो है वो क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकालनी है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी, उसके बाद 2 न्यू हुई, कहने का मतलब डबल हुई। तो यहाँ पे अगर हम 195 की बात करें तो 195 के इन दोनों पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज में से क्या कोई डबल है? देखो 195 का ना 430 डबल है, ना 410 डबल है। अब हम यहाँ पे 205 की बात करते हैं, ठीक है, 205 की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे 205 की बात करें तो इन दो में से क्या 205 का कोई डबल है? 205 का डबल 430 नहीं है बल्कि 410 है। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 205 है, क्योंकि 205 का हमें यहाँ पे 410 डबल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी पहले से बाद में डबल हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 205 भी डबल होनी चाहिए। अगर 205 हमारे पास करेक्ट फ्रीक्वेंसी है तो 205 जो है इसका यहाँ पे डबल होना चाहिए, और इसका डबल यहाँ पे 410 है। इसका मतलब हुआ कि म्यू जो है, न्यू जो हमारे पास है वो 205 है, और 2 न्यू जो है वो 2 इंटू 205 है, दैट इज इक्वल टू 410। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो हमारे पास अननोन सोर्स की पहले फ्रीक्वेंसी थी वो 205 है, और उसके बाद में 410 होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डबल हो रही है और यहाँ से भी डबल हो रही है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है न्यू की वो 205 है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बस वैल्यू चेंज करके देता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। पहले यहाँ पे जो मैंने आपको मेथड बताया कि ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे मुझे टाइम लगा समझाने में, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया तो 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बता रहा है कि अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक अननोन सोर्स है और एक नॉन सोर्स है, एक हमारे पास नॉन सोर्स है, और यहाँ पे हम बीट्स लिखेंगे, ठीक है, बीट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, यहाँ पे एक सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है, न्यू दी है, तो इसको हम अननोन सोर्स मान लेते हैं। गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड, कितनी बीट्स देता है? 5 बीट्स पर सेकंड देता है, ठीक है, 5 बीट्स पर सेकंड देता है। व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, जब इसको हम किसके साथ साउंड कराते हैं? एक सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दी हुई है, इसका मतलब ये नॉन सोर्स है, ठीक है। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, हमारे पास सेकंड हार्मोनिक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, हमारे पास सेकंड हार्मोनिक्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है, ऑफ सोर्स गिव्स 10 बीट्स, ये कितनी बीट्स देता है? 10 बीट्स पर सेकंड देता है, 10 बीट्स पर सेकंड देता है। जब सेकंड हार्मोनिक्स की बात करें तो सेकंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी 2 न्यू के बराबर है,
और ये 10 बीट्स पर सेकंड देती है। कब देती है? जब इसको साउंड कराया जाता है एक दूसरी सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 420 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे देखना बीट होता है F2 माइनस F1 का मैग्नीट्यूड। अब देखो अगर यहाँ पे 20 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, तो 5 बीट्स तब आएंगी जब हमारे पास अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी 195 होगी या फिर 205 होगी, ठीक है, तभी जाके 5 बीट्स पर सेकंड आएगी, ठीक है। और 420 बीट्स के केस में हमारे पास 420 हर्ट्ज के केस में 10 बीट्स पर सेकंड है। 10 बीट्स तभी आएंगी जब हमारे पास यहाँ पे अननोन सोर्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 430 होगी या फिर 410 होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 195, 205, 430, 410, ये हमारे पास पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। ये हमारे पास पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट, बिकॉज बीट होता है F2 माइनस F1। तो अगर हम यहाँ पे 200 में से 195 माइनस करते हैं या 205 में से 200 माइनस करते हैं तो 5 बीट्स निकल के आता है। इसका मतलब इन दो में से ही कोई एक जो है वो अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब हमने यहाँ पे देखना है, देखो म्यू से 2 म्यू जा रहा है, म्यू से फ्रीक्वेंसी 2 म्यू हो रही है, इसका मतलब डबल हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो यहाँ भी डबल ही होगी। अब देखो 195 की अगर बात करें, 430 195 का डबल नहीं है, 410 195 का डबल नहीं है। अगर यहाँ पे हम 205 की बात करें तो 205 का यहाँ पे साफ साफ डबल दिख रहा है, दैट इज 410, ठीक है। तो 205 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 410 होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू होती है, यानी डबल हो रही है, इसका मतलब हुआ कि 205 से 410 भी डबल जो हो रही है फ्रीक्वेंसी, यही इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा, हमारे पास पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू। हमारे पास यहाँ पे न्यू की वैल्यू पूछी है, तो न्यू बराबर होगा 205 हर्ट्ज, ठीक है, 205, और 2 न्यू बराबर होगा 410 हर्ट्ज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके मोर एंड मोर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है, इसके ज़्यादा से जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए या फिर फार्मूला शीट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े, जो अभी तक हम देख रहे थे इस लेक्चर के नोट्स, ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कह रहे हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको माइंड मैप चाहिए या फिर फार्मूला शीट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो एडलिनो का यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए तो हम आपको माइंड मैप्स दे देंगे। फार्मूला आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए यानी इस लेक्चर के नोट्स चाहिए जो हमने अभी तक लेक्चर पढ़ा देखा, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।